जय हिंद दोस्तों। होमवर्क सीरीज में आज डे 22 का देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 21 तक चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसे देखेंगे। तो चलिए आज के पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। यह 25 फरवरी 2025 को हुआ था। तो आइए देखते हैं। आज का पहला सवाल है, माई प्राइड माई स्कूल। माई प्राइड माई स्कूल अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। माई प्राइड माई स्कूल हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। माई प्राइड माई स्कूल हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला है, मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में किस एक पहल की शुरुआत की गई? तो यह क्रिएट इंडिया चैलेंज पहल। क्रिएट इंडिया चैलेंज पहल। मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में क्रिएट इंडिया चैलेंज पहल को शुरुआत किया गया है। अब आगे देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु किस सहायता योजना की शुरुआत किया गया? तो यह लाडली योजना मध्य प्रदेश की योजना है। यह लाडली योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। अब आगे देखते हैं, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश। तो यह जॉर्डन हो जाएगा। कुष्ठ रोग को से पूर्णतः निजात मिल गया है जॉर्डन को। अब आइए 5 नंबर में देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां अफ्रीकी देश। तो यह मिस्र हो जाएगा, 5वां अफ्रीकी देश। अगला है, एक लंबी लड़ाई के बाद किस वर्ष भारत को कालाजार मुक्त घोषित किया गया तथा भारत कालाजार मुक्त होने वाला दूसरा देश बना? तो यह 2023 में, वर्ष 2023 में भारत को कालाजार से मुक्त घोषित किया गया। और पोलियो मुक्त 2014 में, एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है 2030 में, और टीबी मुक्ति 2024 में, और मलेरिया मुक्ति 2030 में। याद रखेंगे इन सभी पॉइंटों को। आगे है 7 नंबर में, केनी परियोजना को कब मंजूरी प्रदान की गई? इस परियोजना में किन 2 देशों को शामिल किया गया? 10 अगस्त 2020 को केनी परियोजना 10 अगस्त 2020 को किया गया है, और भारत और नेपाल के बीच में केनी परियोजना को शुरू किया गया है। याद रखेंगे 10 अगस्त 2020 को केनी परियोजना, और इसमें भारत और नेपाल को शामिल किया गया है। इसमें भारत के 2 स्टेट चेन्नई, अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगला देखते हैं 8 नंबर में, किस योजना के तहत 26 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा परियोजना को की आधारशिला रखी? 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा का। तो यह अमृत रेल स्टेशन परियोजना, अमृत रेल स्टेशन परियोजना के नाम से स्टार्ट किया गया है। यह अमृतकाल जो है 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है। अमृतकाल का लक्ष्य 2047 तक का रखा गया है। और वहीं 26 फरवरी 24 को नरेंद्र मोदी के द्वारा 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा अमृत रेल स्टेशन परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अब आगे देखते हैं 9 नंबर में, यह डे 22 का है। 9 नंबर का सवाल है, तरुण प्लस योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर तो 20 लाख कर दिया गया है। तरुण प्लस योजना के तहत ऋण सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख। अगला है, वेनगंगा प्लस जलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य के द्वारा अनुमति प्रदान किया गया? तो यह महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा वेनगंगा प्लस जलगंगा परियोजना को अनुमति प्रदान किया गया है। अब अगला देखते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक। तो ये BD सावरकर इसके लेखक हो जाएंगे। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस BD सावरकर की पुस्तक है। यह 1857 की क्रांति पे लिखा गया है। अगला है, कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि से तैयार किया जाता है? तो यह एचिसन विधि से तैयार किया जाता है। कृत्रिम ग्रेफाइट एचिसन विधि से हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। 13 नंबर में देखते हैं, संसद दोनों सदनों से पारित बिल पर किसके हस्ताक्षर से यह कानूनी रूप ले लेगा? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से ही संसद में पारित दोनों सदनों से बिल कानूनी रूप ले लेता है। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता पूरा स्थल कोटदीजी यह सिंध प्रांत में है। कोटदीजी सिंध प्रांत में है। वहीं आलमगीर देख लेंगे, उत्तर प्रदेश में है। सुतका गेंडोर पाकिस्तान में, चनहुद्रो पाकिस्तान में है। रोपर पंजाब में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा जम्मू कश्मीर, और दैमाबाद महाराष्ट्र में है। अब आगे देखते हैं 15 नंबर में, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संशोधन योग्य है। यह कथन सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में किया था? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल वाद में किया गया था, वर्ष 1973 में। इसमें अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। इसमें कुल 13 जजों की बेंच बैठी थी। अब अगला देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है? तो लीवर के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। याद रखेंगे, मानव शरीर के लीवर के द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है। 17 नंबर में आइए देखते हैं,
निम्न में से कौन सा जैविक घटक है, छांटिए। तो इसमें से सभी जैविक घटक है, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, उपभोक्ता, ये सभी जो है जैविक घटक है। 18 नंबर में देखते हैं डीएनए और आरएनए की खोज क्रमशः, तो यह 1869 में और 1868 में खोज फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा किया गया था। 1869 और 1868 में खोज फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा किया गया था। अब आगे देखते हैं किस पदार्थ को ऊष्मा तरंग के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकृति को, तो यह विकिरण कहा जाता है। अगला है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया, तो यह 10 जनवरी 1975 को किया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब अगला देखते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किस गवर्नर के समय, तो यह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। आइए आगे देखते हैं 22 नंबर में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण की सूची जारी करने वाला पहला देश तो भारत हो जाएगा। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकताओं के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण की सूची जारी करने वाला पहला देश भारत हो गया है। अगला 23 नंबर में देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में, तो यह 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया है। सूचना का अधिकार 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया है। और संपूर्ण भारत में वही सूचना का अधिकार देखेंगे तो यह अधिनियम है 2005 का, वर्ष 2005 का अधिनियम है। अब आगे देखते हैं 24 नंबर में मानव शरीर के अक्षीय तंत्र में हड्डियों की कुल संख्या 80 है। मानव शरीर के अक्षीय तंत्र में हड्डियों की संख्या 80 है। एक्सियल बोन की संख्या 80 हो जाएगा। एपेंडिकुलर का संख्या 126, टोटल इसको हो जाएगा 206 हड्डी। अब आगे देखते हैं स्तनी वर्ग के जीव के अस्थि में अनेक नली समान संरचना पाई जाती है। उसे किस नाम से जाना जाता है, तो यह हेवर्सियन नलिका या हेवर्सियन कोशिका के नाम से जाना जाता है। स्तनी वर्ग के जीव के अस्थि में अनेक नली समान संरचना पाई जाती है, उसे हेवर्सियन कोशिका कहा जाता है। अब अगला देखते हैं 26 नंबर में आर एच विटकर ने 1969 में प्राणी जगत को किस 5 वर्गों में बांटा गया था, तो इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया आर एच विटकर ने सन 1969 ईस्वी में प्राणी जगत को 5 वर्गों में बांटा था। आर एच विटकर ने। इसको पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। अब अगला देखते हैं पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कब और किस पंचवर्षीय योजना में, यह चौथी पंचवर्षीय हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब अगला देखते हैं 28 नंबर में है किसने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया, तो यह नेपोलियन हो जाएगा। जर्मन राज्य का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया नेपोलियन ने। अब अगला देखते हैं 29 नंबर में जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कब और कहाँ किया, तो यह सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसमें देख लेंगे 7 मई, यहाँ मई हो जाएगा 7 मई 1945 को। 7 मई 1945 को जर्मनी के सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण 7 मई 1945 को किया था। आगे देखते हैं H5N1 वायरस को कौन सा रोग कहते हैं, तो यह बर्ड फ्लू हो जाएगा। H5N1 बर्ड फ्लू। और वहीं H1N1 स्वाइन फ्लू। H5N1 बर्ड फ्लू, H1N1 स्वाइन फ्लू। आगे है डायटम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम जंतु जगत के किस संघ में, तो यह प्रोटिस्टा संघ में। डायटम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम ये प्रोटिस्टा संघ में आते हैं। अब अगला देखते हैं 32 नंबर में भारत का पहला सौर मिशन L1 को कब लॉन्च किया गया, तो यह 2 सितंबर 2023 को। L1 जो कि लेंगराज पॉइंट पे छोड़ा गया था, यह 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला सूर्य मिशन है यह। आगे है बिहार में
कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब और कहाँ? तो यह 1922 में गया में किया गया था। 37वां आयोजन कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया जिला में किया गया था। अब आगे देखते हैं 34 नंबर में, भारत में सर्वाधिक विविधता किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब आगे प्रकाशन कब और किस संस्थान के द्वारा किया गया था? तो यह 1998 में इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का प्रकाशन 1998 में ऑक्सफोर्ड संस्थान के द्वारा किया गया था। अब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का से संबंधित है, ये देखते हैं। मानव रुधिर प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा तो 90 से 95% होता है। मानव रुधिर प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा 90 से 95%। रक्त के ABO समूह के अंतर्गत किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो AB पॉजिटिव हो जाएगा। AB पॉजिटिव सर्वग्राही सभी ग्रुप के रक्त को ले सकता है। और ऑलवेज डोनर वहीं पे सर्वदाता O निगेटिव को सर्वदाता और सर्वग्राही AB पॉजिटिव को। अब आगे देखते हैं 38 नंबर में, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो इसमें एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिकाएं, यह सही हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिकाएं, बाकी 1 और 3 दोनों गलत है। अब आगे देखते हैं 39 नंबर में, सर्वाधिक O2 का परिवहन किस रक्त कणिका द्वारा? तो यह RBC के द्वारा सर्वाधिक O2 का परिवहन RBC के कारण होता है। RBC का आकार जो है शर्ट के बटन के समान होता है। RBC ब्लड में ठोस के रूप में काम करेगा। शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने में रक्त को तो 60 सेकेंड लगभग 1 मिनट का समय लगता है। रक्त वाहिकाओं में कौन सी वाहिका क्राउन सबसे चौड़ी मानी जाती है? तो यह महाधमनी हो जाएगा। महाधमनी सबसे चौड़ी पाई जाती है। सबसे चौड़ी वाहिका महाधमनी, जिसे आयोटा भी कहते हैं, आयोटा। आगे देखते हैं 42 नंबर में, किस वाहिका द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करता है? तो यह महाशिरा के द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करता है, महाशिरा के द्वारा। अगला है पौधों के रंध्र के खुलने और बंद होने में, पौधे के रंध्र के खुलने और बंद होने में, तो यह पोटेशियम आयन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पौधे के रंध्र को खुलने और बंद होने में पोटेशियम आयन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। हृदय में अर्धचंद्राकार बल्ब कहाँ पाया जाता है? तो यह दायां नीले में। हृदय में अर्धचंद्राकार बल्ब दायां नीले में। आगे है कौन सी रक्त वाहिका अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक, तो फुफ्फुस धमनियाँ अशुद्ध रक्त को हृदय से इसमें अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है फुफ्फुस धमनियाँ। मानव हृदय में होने वाले शीलियन और संकुचन क्रमशः किस नाम से जाना जाता है? तो यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के नाम से जाना जाता है। इसमें संकुचन और सिलिएशन, फूलना और सिकुड़ना, यह सिस्टोलिक और डायलोस्टिक होता है। मानव के किस रुधिर वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं? तो यह AB में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। ब्लड ग्रुप AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और यह इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं RH फैक्टर एक एंटीजन है जिसकी खोज तो स्कॉटलैंड के स्टर्नर ने किया था। आगे देखते हैं कौन सा तत्व पौधों में ऑक्सीन हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो जस्ता हो जाएगा। ऑक्सीन हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है जस्ता। अगला देखते हैं 50 नंबर में, रक्त प्लाज्मा में किसकी अत्यधिक मात्रा होने के कारण रक्त गाढ़ा, लाल, लसलसा तथा श्यान होता है? तो यह प्लेटलेट्स और ब्लड। अब आगे देखते हैं रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार के तरंगों का? तो इसमें अवरक्त तरंग हो जाएगा। अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। रात्रि दूरदर्शी उपकरण में अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। अब 52 नंबर में देखते हैं मनुष्य की अधिकतम ध्वनि सुनने की प्रवणता कितनी होती है? तो अधिकतम हो जाएगा 130 डेसीबल। 130 डेसीबल अधिकतम हो जाएगा सर्वाधिक, और वहीं नॉर्मल में 45 डेसीबल पे आदमी न्यूनतम में
बातें करता है और अच्छे से वो सुनाई देता है। लेकिन सर्वाधिक अधिक में हो जाएगा तो 130 डेसिबल। अगला देखते हैं, फैक्ट्री या प्रयोगशाला में वायुमंडल में से बैक्टीरिया, फैक्ट्री या प्रयोगशाला में वायुमंडल से बैक्टीरिया हटाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो यह पराबैंगनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं 54 नंबर में, समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में छिपे भाग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का, तो यह सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार यह नौ संचालकों के द्वारा उपयोग किया जाता है, पनडुब्बी के द्वारा समुद्र की गहराई में ध्वनि सुनने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। आगे है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों तक कितने समय तक? यह 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान तक 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से, तो स्टील में, ठोस में ध्वनि तरंगे सर्वाधिक गति से प्रवाहित होती है, इसमें स्टील में सर्वाधिक हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 57 नंबर में, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी इको साउंड के लिए 17 मीटर का दूरी, वस्तु से श्रोता की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। वस्तु से श्रोता की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, तब इको साउंड सुनाया जा सकता है। बादलों की बिजली के चमक के काफ़ी समय बाद इसकी गर्जन सुनाई देती है। बादलों की बिजली के चमक के काफ़ी समय के बाद इसकी गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि की अपेक्षा प्रकाश की गति तीव्र होती है। ध्वनि की अपेक्षा प्रकाश की गति तीव्र होती है। वही ध्वनि की चाल हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड और प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी वजह से पहले जो है प्रकाश दिखाई देता है, लाइट, और गर्जन बाद में सुनाई देता है। आगे देखते हैं, सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ की कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो 3 अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था में। समान ताप पर पदार्थ 3 अवस्था में। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऐसे कितने ऐसे तल हैं जो समान ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में? तो 11 हो जाएगा इसमें, 11। परम शून्य ताप का मान डैश होता है तथा यह गैस प्राकृतिक और दाब पर निर्भर करता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे देखते हैं, जीडीपी में मूल्य ह्रास वाले हिस्से को घटाया जाए तब एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। यह नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी कहलाता है। आगे, जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921। कितने आयु वर्ष के लोग भारत में कार्यशील जनसंख्या? तो 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष के बीच के व्यक्ति कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। भारत में कार्यशील जनसंख्या में शामिल है 15 से 59 वर्ष के बीच। सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा? यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा वर्ष 1950 में। सर्वोदय योजना वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया था। अब आगे देखते हैं, भारत का थिंक टैंक और सुपर कैबिनेट के नाम से तो नीति आयोग। भारत का थिंक टैंक और सुपर कैबिनेट के नाम से नीति आयोग को जाना जाता है। भारत का सुपर कैबिनेट और थिंक टैंक के नाम से नीति आयोग को जाना जाता है। नीति आयोग वर्ष 2015 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसके द्वारा? तो यह 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत 1952। सामुदायिक विकास 1952, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला देखते हैं 68 में, भारत में रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार? तो 3 बार हुआ है। 1949, 1966, 1991 में 3 बार रुपये का अवमूल्यन। 1949, 1966, 1991, 1949, 66 और 91 में। अगला देखते हैं 69 में, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसका कार्यकाल था 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56। अब आगे देखते हैं 70 नंबर में, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे है आवर्ती योजना यानी रोलिंग प्लान का प्रतिपादन तो गुरनार मेंडल के द्वारा
यहाँ पे गुरनार हो जाएगा, 9 है यहाँ। गुरनार मिंडर के द्वारा भारत में आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक, भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना यह 1982 में, एग्जिम बैंक 1982, एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में। आगे है राव मनमोहन मॉडल को किस वर्ष पेश किया गया, तो यह एलपीजी मॉडल मनमोहन सिंह के समय में, 1991 में एलपीजी मॉडल लिबरलाइजेशन, पॉपुलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी मॉडल लाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन होता है। अब आगे देखते हैं 74 में, किस पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना योजना भी कहा जाता है, तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना योजना भी कहा जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं और आज का अंतिम सवाल है, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित योजना, तो यह 6ठी पंचवर्षीय योजना थी। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित योजना 6ठी पंचवर्षीय योजना थी। इसके साथ ही आज का टोटल 75 सवाल जो कि ऑनलाइन फॉर्म में था, यह होमवर्क सीरीज के तहत चलाया जाता है ज्ञान बिंदु में रोशन आनंद सर के द्वारा, तो इसको पूरा करवा दिया गया है। यह डे 22 का था, यह 22वां दिन का टोटल 75 सवाल था। इससे पहले 1 से लेकर 21 तक चैनल पे अपलोड है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग उसे देखेंगे। धन्यवाद।